स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कैसे विश्व में मानव की चेतना जगी। फिर ऐसा लगा कि हमें एक राज्य बनाना चाहिए, सेम थिंकिंग वाले लोग एक साथ आए, राष्ट्र का निर्माण करें, राष्ट्रवादी विचारधारा है। ठीक है। अमेरिकी क्रांति हुई, फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन के अंतर्गत में, इटली का एकीकरण हुआ, फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन हम लोगों ने देखा कि बिस्मार्क अपने पॉलिसी के थ्रू जर्मनी का एकीकरण किया। प्रथम विश्व युद्ध फिर हम लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। विजेता कौन था? ठीक है। तो क्या हुआ ना कि जर्मनी से युद्ध करते करते यूके और फ्रांस की जो स्थिति थी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बची थी। जो मिलिट्री पावर्स वगैरह थे, जो इकोनॉमिक पावर वगैरह थे, ये सारी चीजें धीरे धीरे घटने लगी। अब क्या हुआ, जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो ऐसा लगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है वुड्रो विल्सन, ठीक है ना, वुड्रो विल्सन ने ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करी, लोक प्रशासन की शुरुआत करी। ठीक है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगा, वो अमेरिकी राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने देखा कि सिचुएशन ऐसी है, अगर जो युद्ध हो रहा है तो उसमें नुकसान दोनों पक्षों का हो रहा है। ठीक है, जान माल का भी नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से भी देश पीछे हो जा रहा है। ठीक है, बहुत तरीके की चीजों का सामना इंसानियत को करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जी उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हमें एक लीग ऑफ नेशन बनाना चाहिए। ठीक है, हमें लीग ऑफ नेशन बनाना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन बना हुआ है अभी, वो उन्हीं के विचारधाराओं पे, जो उन्होंने बताया कि लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन करना चाहिए। उसमें विश्व के जो जिम्मेदार देश हैं, जो रिस्पॉन्सिबल देश हैं, जो लोकतांत्रिक विचारधाराओं पे कार्य कर रहे हैं, जो इंसानियत के प्रति कार्य कर रहे हैं, वो आपस में आए, एक संस्था का निर्माण करें। ठीक है, और उस संस्था का कार्य क्या होना चाहिए? विश्व स्तर पे शांति को स्थापित रखना। ठीक है ना, विश्व स्तर पे शांति समझौते को, शांति को स्थापित रखना, ये सारी चीजें थी। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब अमेरिका की एंट्री हुई, अमेरिका जीत गया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके और फ्रांस, ये सब मिल करके ना जर्मनी के ऊपर, और जो भी ऐसे देश थे जो युद्ध को हार गए थे, बहुत ही ज्यादा हार्श ट्रीटी लगाई, ऐसी ऐसी संधियां लगाई गई जिसकी वजह से, हाँ, वार्सायर एग्रीमेंट जर्मनी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ सेंट जर्माइन, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर लगाया गया। ठीक है ना, उनसे कुछ राज्य क्षेत्र सीमा छीन लिया गया, एक नए मुल्क का निर्माण हुआ जो कि पोलैंड के नाम से जाना गया। ठीक है ना, पोलैंड वहीं विश्व युद्ध 1 के बाद निकल करके आया और उसे ट्रीटी की दे दी। टर्की वगैरह के ऊपर भी, अन्य जो देश थे उनके ऊपर ट्रीटीज वगैरह लगाई गई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या एक पावर बन के उभरा, सुपर पावर बन के उभरा, और ये परमानेंट मेंबरशिप मिलने में आसानी हो गई इन 3 कंट्रीज को, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये एज ए विनर प्रेडिक्ट हुए। ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ऐसा हुआ ना, जर्मनी के साथ एकदम हार्श ट्रीटी लगाई गई। ठीक है, इधर यूके फ्रांस क्या करने गए, वर्ल्ड में अपना विस्तार कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे यूरोप का, और यूके है इधर पे, ये वर्ल्ड में अपना विस्तार कर रहे थे, कॉलोनीज वगैरह डिफरेंट जगह पे बना रहे थे। अब जर्मनी की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। उसी समय क्या है, 1929 की हम लोग बात करते हैं, तो बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई थी। ठीक है ना, आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है। तो हर एक देश की परिस्थिति आर्थिक रूप से कमजोर होती जा रही थी। जब यूके और फ्रांस में वो क्या कर रहे थे, अपनी कॉलोनीज बना करके, जैसे इंडिया, जैसे साउथ अफ्रीका और अफ्रीका जैसी कई सारी कॉलोनीज से अच्छी खासी इनकम कर ले रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुई, वो युद्ध को झेल लेते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे मजबूत होते गए। जर्मनी के अंदर क्या हुआ ना कि यही सारी चीजों को देखते हुए, एक तो वो ट्रीटी लागू कर दी गई, जर्मनी का विभाजन कर दिया गया, और जर्मनी को बांध दिया गया कि वो आर्थिक रूप से और ज्यादा अपनी वृद्धि न कर सके। और जो कॉलोनी का एक्सपेंशन है, जो जर्मनी क्या कर रहा था स्टार्टिंग में, बिस्मार्क की पॉलिसी क्या थी कि वो अलग अलग जगह कॉलोनीज बना रहा था और वहां से अपनी ऊर्जा की आपूर्ति पूरी कर ले रहा था। ठीक है, अब बात ये हो गई ना, 18वीं शताब्दी में ये सारी चीजें तो हो नहीं रही थी, साथ में क्या है, न्यूटोनियन वर्ल्ड, न्यूटोनियन फिजिक्स का भी जन्म हो रहा था, ज्ञान विज्ञान का भी जन्म हो रहा था। लोगों की सोच आगे बढ़ रही थी, लोग धर्म और रिलीजन वगैरह इन सब चीजों से हटके सोच रहे थे। ठीक है ना, लोग सोच रहे थे कि हमें क्या आपस में मिलकर के एक विश्व का निर्माण करना पड़ेगा, जो कि जहाँ पे सारे लोग शांति से रह सके। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या, वर्ल्ड वॉर 2 का सिनेरियो बन के सामने आता है। आगे क्या होता है, वार्साई की संधि की वजह से सारे के सारे जो जर्मन्स थे
वो बहुत ही ज्यादा एंटी सेंटिमेंट्स हो गए थे वर्ल्ड के प्रति कि हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। यहाँ से हिटलर का जन्म हुआ, नाजिज्म का जन्म, ठीक है ना। नाजिज्म, फैसिज्म, इन सारी विचारधाराओं को फैला गया। जैसे वो लोग क्या कहने लगे ना, हम क्या है, रेस में सुपीरियर है। जैसे हमारे यहाँ जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को विभाजित किया जाता है, बताया जाता है पर्टिकुलर इस जात वर्ण के लोग ज्यादा सुपीरियर है रादर है इस जात वर्ण के लोग। तो वहाँ के लोग क्या बोलने लगे ना कि जर्मन्स जो थे वो क्या है, आर्यंस है, ठीक है ना। उनकी ये थिंकिंग सामने आई कि जर्मन्स जो है वो आर्यंस। और हिटलर क्या करने लगा ना, जर्मनी का एकीकरण किया, अगेन अपने आप को मजबूत करना स्टार्ट किया, ठीक है। बहुत सारी तरफ अन्य जो भी यूरोपीय देश थे। उसके बाद यहाँ रशिया का क्या हाल था वहाँ पे कि रशिया के अंतर्गत में जार वगैरह शासन कर रहे थे, ठीक है ना। जार शासन कर रहे थे। उन लोगों ने क्या किया, क्रीमिया के पास के एरिया को जो टर्की ओटोमन एम्पायर के अंदर में था उसके कुछ एरिया को कब्जा कर लिया और कॉलोनी बना लिया। अब फ्रांस और ब्रिटेन वाले क्या देखें, ये तो अपना विस्तारवाद कर रहे थे, अपना साम्राज्यवाद कर रहे थे। रशिया इधर साइड पे सीमित था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही जर्मनी वीक पड़ा, रशिया ने क्या किया, इधर अपनी कॉलोनी को सेटअप करना शुरू किया। क्रीमिया के साइड पे उसने कुछ एरिया कब्जा किया। और ये चीज क्या, यूके और फ्रांस को ये सारी चीज पसंद नहीं आई, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप्स ऐसे गड़बड़ होने लगे। अब जार्स वगैरह थे, क्या हुआ ना कि यूके फ्रांस वगैरह ये सब मिल करके क्या किए कि रशिया को हरा दिए एक वॉर में, क्रीमिया के अंतर्गत में। क्रीमियन वॉर से वो फेमस है। रशिया जब हारा तो रशिया के लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग अगर जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हम लोग फ्रांस और यूके के बराबर नहीं है। रशिया में क्रांति होने लगी, ठीक है ना। बोल्शेविक पार्टी वगैरह ये सारे सब सामने आने लगे, गोरिल्ला वार हुआ। वो लोग क्या किए, जार को मार दिए, ठीक है ना। और वहां पे समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना हुई, ठीक है ना। नई विचारधारा का जन्म हुआ, यूएसएसआर फॉर्म हुआ, ठीक है ना। एक सामाजिक विचारधारा का जन्म हुआ। कंट्रीज क्या थी ना, इधर चारों तरफ कंट्रीज बढ़ रही थी। आप जापान को देखोगे, जापान क्या किया था ना, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फ्रांस और जितने वेस्टर्न कंट्रीज ने 100 साल में की थे, जापान वो मात्र 60 साल की अवधि में कंप्लीट कर लिया था। समझ रहे हैं ना, बहुत तेजी गति से जापान डेवलप हो रहा था। और बहुत तेज गति से डेवलप होने के कारण जब भी कोई देश बहुत तेजी तरीके से डेवलप होने लगता है, डेवलपिंग इकोनॉमी होने लगती है, जैसे अभी इंडिया को देखो आप, तो हमारी एनर्जी की नीड्स बढ़ जा रही है कि नहीं, है ना। तो एनर्जी की नीड वो कहां से कंप्लीट करेगा, तो उसकी ये भावना थी कि वो चाइना एक समृद्ध राज्य था, ठीक है ना। चाइना की संस्कृति को आप देखोगे तो पुरानी जो चाइना था वो बहुत ज्यादा समृद्ध था। तो वो अपने एनर्जी के कंजप्शन को देखते हुए क्या सोच रहा था कि वो चाइना को कॉलोनी बना लेगा। तो ऐसे करके विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी, ठीक है। सारे देश अपने बारे में सोचने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे, नए नए देशों का निर्माण होने लगा, क्रांतियां होने लगी, ठीक है। रूसी क्रांति हुई। फिर क्या हुआ ना, गुट बनने लगा, ठीक है ना। गुटबंदी कब होती है, जब भी दो देश या दो लोग को ऐसा लगता है कि हमारी विचारधाराएं, हमारे लक्ष्य एक प्रकार से हैं, ठीक है ना। तो उस समय पे क्या होते हैं, गुट का निर्माण होता है। एक तरह की विचारधारा के लोग एक तरह की संधि बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर क्या सिनेरियो हुआ। सबसे पहली चीज जो देशों को युद्ध के लिए मजबूर करी होती है, आर्थिक मंदी। 1929 की 1929 की आर्थिक मंदी, क्योंकि युद्ध के बाद सारे के सारे जितने मुल्क थे, अब जब भी युद्ध होता है तो आप मैन पावर और पैसे दोनों तरीके से उलझ जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसी परिस्थिति में आप अपने मुल्क का विकास नहीं कर सकते हो, आपको युद्ध के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जैसे जो दो विचारधाराएं निकल करके आ रही थी, एक पूंजीवाद था, एक समाजवाद था। पूंजीवाद के अंतर्गत में क्या था कि बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज की आइडियोलॉजीज थी, ठीक है ना। एडम स्मिथ के बुक के नाम पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस ये सारी चीजें कर चुके हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत में मार्केट को फ्री छोड़ा जा रहा था कि ठीक है, मार्केट क्या करेगा, जनता के मांग को पूरा करेगा। उसके अंतर्गत में हम लोग क्या देख रहे थे ना कि इनइक्वालिटी का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता, असमानता बहुत ज्यादा लोगों के बीच में हो जा रही थी, ठीक है। दूसरी आइडियोलॉजी कहां से निकली, रशिया से, ठीक है ना। यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ, समाजवाद आया, साम्यवाद आया। साम्यवाद के अंतर्गत में ये क्या करेगी, सरकार जो होगी वो न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पे बल्कि मैन पावर पे भी पूरा का पूरा हक रखेगी। और समाजवाद में इस चीज को अलग किया गया, कहा गया मैन पावर को आप फ्री रखें। तो फिर
जैसे ही ये आर्थिक मंदी लगी, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, सारे के सारे मुल्क क्या सोचने लगे कि हम भी कॉलोनी बनाएं और वहां से रिसोर्सेज अपने देश में लेकर के आए। रशिया को देखा गया, रशिया क्या करने लगा, क्रीमिया की ओर बढ़ने लगा, जो कि टेंशन देने लगा किसको, फ्रांस और यूके को, ठीक है। जर्मनी का यूनिफिकेशन होने लगा, हिटलर का उदय हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर फासीवादी और नाजीवादी विचारधारा का जन्म हुआ, मुसोलिनी, ठीक है ना। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अगर जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आप देखोगे ब्रॉड रूप से उसमें दिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाणक्य आप कह सकते हो, बिस्मार्क हो गया, मुसोलिनी हो गया, हिटलर हो गया, नेपोलियन हो गया। हिटलर एक नेगेटिव आप पर्सन मान सकते हो पर्सनैलिटी के तौर पे, लेकिन अगर जो इन्फ्लुएंस करने पे, भीड़ को अगर जो प्रेरित करने की बात करी जाती है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया लीडर था। उसने अपने लोगों को बताया कि देखो हम कहाँ से पीछे हैं, बताओ, हम यहीं पे हमारा जन्म हुआ, हर समय हम राज किए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बेस्ट, ठीक है, रिसोर्सेज के मामले में हम सबसे बेस्ट। जो जर्मन्स हैं वो आर्यंस हैं। आर्यंस कौन है, जो संस्कृतियों का निर्माण किए हैं। वहां के लोग जागे कि नहीं, जो हुआ है वो हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है ना। जर्मनी के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, लोग आपस में मिल करके आए और क्या करते हैं, बहुत सारे यहूदियों को कत्लेआम वगैरह किया गया उसके अंतर्गत में, इसी नाजी विचारधारा के अंतर्गत में। मसोलिनी के अंतर्गत में इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है ना। अब हेडिंग डाल लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध एक सितंबर 1939 को सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ की घटना पोलैंड पर आक्रमण के साथ की घटना द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी गई। द्वितीय विश्व युद्ध मूलतः वारसाय संधि की कठोरता, वारसाय संधि की कठोरता, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, तानाशाही राजनीति, इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति, शक्तिकरण तथा शक्ति संतुलन की गड़बड़ी जैसे कुछ मूलभूत कारणों से हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अब क्या हुआ था, हारा कौन था, जर्मनी,
ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ठीक है ना। इन सबों के ऊपर जो ट्रीटी लगाई गई उससे एक नए देश का जन्म हुआ। पोलैंड, ठीक है। जर्मनी के साथ क्या कंडीशन था, इसके ऊपर ट्रीटी लगाई गई, इसे आर्थिक जो गेन ये करने वाला था कॉलोनी से, इसको अदर कॉलोनी बनाने से रोका गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको डिवाइड कर दिया गया और जर्मनी को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया गया, जो कि जर्मनी के लोगों के दिल में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था ये चीज, ठीक है ना। तो जर्मनी एक मौका ढूंढ रहा था कि विश्व मंच पे अपने आप को एक बार सिद्ध कर सके, और हिटलर जैसे नेता वगैरह यहाँ पे निकल करके सामने आए, मुसोलिनी निकल के सामने आए, ये सारे लोग मिलकर के नाजिज्म और फैसिज्म को जन्म दिए। नाजीवाद विचारधारा और फासीवाद विचारधारा का जन्म हुआ। अब हुआ क्या जी, एक क्रूर विचारधारा जिसमें सिर्फ आप अपने समुदाय के हित में सोच रहे हो और बाकी सब लोगों को एक विपरीत चीजों से देख रहे हो। देखिए, हाँ लेकिन नाजिज्म और फासिज्म में क्या है ना कि जैसे वहां पे क्या था, एक जर्मन ओरिजिन के लोग थे और कुछ एक जो दूसरे टाइप के लोग थे वो यहूदी थे, ठीक है ना। तो ये कहा गया यहूदी हमारे जमीन पे आकर के कब्जा कर लिए, ये बहुत सारे जॉब्स वगैरह हमारे ले ले रहे हैं, साइंटिफिक अचीवमेंट वगैरह में भी देखो तो मतलब जर्मनी के विकास में कहीं ना कहीं ये आड़े आ रहे हैं। जो जर्मन्स हैं उनके लोकल के फायदेमंद में ये नहीं है। अब आप मनुष्य को मनुष्य के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हो, तो ये विचारधारा कहीं ना नुकसान पहुंचाती है इंसानियत को, ठीक है ना। हिटलर वगैरह जैसे उनकी आइडियोलॉजी गलत नहीं थी, एज ए नेशनलिस्ट अगर जो आप देखोगे, अपने देश के प्रति जागरूकता देखोगे, जर्मनी का ये हाल हुआ था। जाहिर सी बात है उस समय ऐसे युवाओं का जन्म होना जो जर्मनी के प्रति, अभी इंडिया जो था गुलाम था, हम आजाद हुए, अभी अगर जो कोई भी नेशन हमारे ऊपर हमला करता है तो पूरा देश साथ आ जाता है कि नहीं, है ना। अगर जो कोई एक ऐसा नेता मिल जाता है जो युवाओं को गाइड कर सके, और वो गाइडेंस किस तरफ आप कर रहे हो, है ना। क्या है, गांधी जी ने क्या सत्य और अहिंसा का सहारा दिया, वही बंदूक और पिस्टल के लिए कहते तो हमारे यहाँ भी सिविल वॉर्स होती, फिर न्याय क्या बंदूकों के दम पे होता, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा कर देगी, ये कानून कभी भी सही नहीं है। सत्य और अहिंसा बेसिकली आप कह सकते हो कि जब भी एक व्यक्ति ना इनलाइटन हो जा रहा है, वो समझ रहा है, वो चीजों को देख रहा है कि मैं जिससे युद्ध करने जा रहा हूँ वो कोई और नहीं है, आप समझ रहे हो ना। अंत में आपको किसको बचाना है, इंसानियत को, ठीक है ना। तो ये नाजिज्म विचारधारा, फासिज्म विचारधारा, ये क्या वहाँ के लोकल अथॉरिटीज के लिए, वहाँ के लोकल नेशनल, जैसे क्या था ना उस समय हर जगह राष्ट्रवाद की विचारधारा उभर के आ रही थी, सब अपने आप में सुपीरियर बनना चाह रहे थे, वर्ल्ड ऑर्डर पे सब कोई अपने आप को सिद्ध करना चाह रहा था। नई नई डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ रही थी कि हर एक, पहले क्या था सबके सब दबाव में थे, चर्च के अंडर रहते थे, ठीक है ना, कि आपको ईश निंदा नहीं करनी है, आपको भगवान के खिलाफ नहीं जाना। अब स्वतंत्र विचारधारा मिली, जब भी स्वतंत्र विचारधारा होती है, कोई भी उसके अगेंस्ट आता है तो उसके प्रति लोग क्रांति करते हैं। तो क्रांति की विचारधारा फैल रही थी, राष्ट्रवाद फैल रहा था। आप देखिए एक एक करके मुल्क अपने आप को आजाद कर रहे थे। फ्रांस आजाद हुआ, फिर इटली क्या यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, इधर इंडिया में चाइना में लोग इंस्पायर हो रहे थे, रशियन का रिवॉल्यूशन हुआ। जार्स जो थे वो मतलब छोटी मोटी शक्तियां नहीं थे, तानाशाह प्रकार का, उन्होंने बताया ना राजनीतिक उथल पुथल के कारण। राजनीतिक उथल पुथल क्या था, और जब भी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होती है जो प्रशासनिक तरीके से कार्य करती है तो वो कहीं ना कहीं जनता के शोषण का कारण बन जाती है, और जनता कितने दिन तक शोषित होगी, समझ रहे हो ना। आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा, एक बार बर्दाश्त करोगे, दो बार बर्दाश्त करोगे, कभी ना कभी तो रिएक्शन दोगे। वही रिएक्शन क्रांति के तौर पे आती है। 1857 में हम क्यों फेल हो गए, क्योंकि हमारी जो क्रांति थी वो बैकवर्ड लुकिंग थी, हम वापस से राजतंत्र में जा रहे थे। क्या हमारा कल्याण होता, इंडिया को अभी कहाँ पहुंचना है, बहुत आगे पहुंचना है। उस हिसाब से हिस्ट्री में हमारा एक्शन सेट नहीं कर रहा था, इस वजह से हम फेल हुए। साइंटिफिकली अगर जो आप देखोगे तो वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है, जितनी भी कंट्रीज हैं वो दो शक्तियां एक साथ लड़ रही हैं। एक शक्ति जो मिलिट्री पावर होती है, दूसरा जो होता है वो सॉफ्ट पावर होता है, इंसानियत की आप क्या सहानुभूति गेन कर रहे हो। इजराइल और पैलेस्टीन के अभी रिसेंट के कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो रहा है, यही सारी चीजें हो रही है। यूक्रेन वॉर में क्या था, नैरेटिव का ही इशू था, ठीक है। अफगानिस्तान वगैरह में ये सारी चीजें क्या है, आइडियोलॉजीज की ही तो वॉर है वहां पे। आखिर इससे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जब अफगानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रखा था तो वहां पे एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट थी,
जनता का भला हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। क्यों? क्योंकि जो रूलर्स थे वो किनके ऑर्डर्स पे काम कर रहे थे? जो बाहरी शक्ति है, और बाहरी शक्ति कभी भी आपके मुल्क के हित में नहीं सोच सकती है। और इस समय वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जैसे ही ये अब क्या है ना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो कॉलोनी बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद एक कॉलोनी से ब्रेक होकर के एक नेशन बना। यहाँ के लोगों के अंदर ये राष्ट्रवादी विचारधारा है कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से रहना है, तब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का गठन हुआ। लेकिन ये दोनों थे ना, यहाँ पे अभी भी कल्चर अभी पुरानी पद्धति से चल रहा था। ये क्या कॉलोनीज वगैरह बना रहे थे अपना ना, जैसे नेताजी नहीं होते अपनी गलती नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो टाइप की ये कंट्रीज थी। तो ये चाह नहीं रही थी कि कभी भी रशिया और जर्मनी इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएं कि ये हमारे ऊपर हावी हो जाए। द्वितीय विश्व युद्ध का यही कारण था। रशिया एंड जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनकर के उभर रहे थे। जो जार्स थे उनको हराना आसान नहीं था। बहुत लंबे पद्धति से उनकी जो तानाशाही थी वो चलते आ रही थी, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ? रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, गोरिल्ला वॉर हुआ, वहां के लोकल लोग समाजवादी पार्टी का निर्माण किए। उसके बाद फिर क्या किए? जार्स को खत्म किए और समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो विचारधाराओं पे ही युद्ध होता है, समझ रहे हो आप ना। अब जैसे लोगों के बीच में युद्ध थोड़ी हो रहा है, हिंदू मुस्लिम राइट्स में क्यों झगड़ा हो रहा है? वहां उसको लोगों से थोड़ी दिक्कत है, नैरेटिव है। नेता बोल दिया इस्लाम खतरे में है, झगड़ा हो गया। इधर नेता बोल दिया हिंदू खतरे में है, तो झगड़ा हो गया। किस पे? सोशल मीडिया की वजह से आजकल झगड़े हो जा रहे हैं। इतना ज्यादा हम मैनिपुलेटिव हो गए हैं। आप अगर जो घर से निकलोगे, अपना कार्य करोगे, वापस घर पे जाओगे, तो आपको इस इंडिया से शांत जगह और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तुरंत अगर जो न्यूज खोल लोगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, मेरा धर्म खतरे में है, मुल्क खतरे में है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप जहाँ पे भी हैं सिर्फ अपने कर्मों को करते रहेंगे, उतना ही देशभक्ति पर्याप्त है, ठीक है ना। जो ड्यूटी मिले उसको बढ़िया से करना है। अब इसमें वर्ल्ड वॉर 2 के अंतर्गत में क्या हुआ? ये पोलैंड जैसी एक नई कंट्री बन गई। अब जर्मनी में हिटलर आया, हिटलर की तानाशाही आई। हिटलर ने क्या बोला रशिया से? देखो ऐसा एक काम करते हैं हम लोग, क्या काम करते हैं कि पोलैंड को आधा आधा बांट लेते हैं, हमला कर देते हैं, ठीक है ना। पोलैंड के ऊपर हम लोग हमला कर देते हैं। तो इधर से रशिया और इधर से जर्मनी, दोनों ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। लिख लीजिए इसको। (1929) के महामंदी के बाद नाजीवादी और फासीवादी विचारधारा का जन्म हुआ। नाजीवादी और फासीवादी विचारधारा का जन्म हुआ। अब वर्ल्ड वॉर 1 में इटली का क्या सिनेरियो था वो हम लोगों ने देखा था कि इन सबों के साथ इटली लास्ट में चला आया था मिलने के लिए। पहले ये इनका हिस्सा था। इटली को क्या बोला था यूके और फ्रांस ने कि हम तुमको जमीन देंगे, जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो आपको कुछ एरिया हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, और आपको सम्मान भी प्रदान करेंगे। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो इटली को इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तो इटली के अंदर भी बहुत ज्यादा मतलब इन सबों को लेकर के एंटी सेंटिमेंट्स आ गए, ठीक है। आगे लिख लीजिए। 1854 में 1854 में ब्रिटिश और फ्रांस के द्वारा रशिया पर हमला कर दिया गया। जो कि क्रीमियन युद्ध के नाम से जाना गया, जो कि क्रीमियन युद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। 1898 में रूस ने यह देखा
क्रीमियन युद्ध के बाद क्रीमियन युद्ध के बाद रूस की स्थिति ब्रिटिश और फ्रांस से कमजोर है। जिसके कारण रूस में समाजवादी, लोकतांत्रिक, मजदूर पार्टी का जन्म हुआ। रूसी लोकतांत्रिक, समाजवादी, मजदूर पार्टी का जन्म हुआ, जिन्होंने 1917 में रूसी क्रांति की और जार की सत्ता को खत्म किया ठीक है। रूसी क्रांति की वजह से यूएसएसआर बना। ठीक है। रूसी क्रांति की वजह से भारत में नेहरू और चीन में डॉक्टर सन येत सान। ठीक है, डॉक्टर सन येत सान इंडिया में नेहरू और चीन में डॉक्टर सन येत सान को प्रेरणा मिली ठीक है। इन घटनाओं के बाद ब्रिटिश और फ्रांस गठबंधन का निर्माण किया। दूसरी तरफ इटली और जर्मनी एक साथ गठबंधन का निर्माण किया। ठीक है। जापान ने भी जर्मनी और इटली के फासीवाद विचारधाराओं को समर्थन दिया। 1939 में रूस और जर्मनी ने एक शांति समझौता हस्ताक्षर किया
ठीक है। अब क्या हुआ कि ईस्ट से कौन हमला किया? रशिया, और वेस्ट से जर्मनी, ठीक है ना। जर्मनी का दुश्मन कौन था? यूके और फ्रांस, ऑटोमेटिकली वॉर में आना था, ठीक है। अब हुआ क्या, जर्मनी ने जैसे ही इसके ऊपर हमला किया, पोलैंड ने तुरंत सिक्योरिटी के लिए किसको बुलाया? यूके और फ्रांस को। तो यूके और फ्रांस जर्मनी के ऊपर ईस्ट साइड से हमला कर दिया, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत में एलाइड पावर कौन कौन सी बनी? फ्रांस, यूके, यूएस लास्ट में आया, ठीक है ना। यूएस में लाने के पीछे किसका हाथ था? जापान, ठीक है ना। पोलैंड से ये युद्ध शुरू हुआ। जैसे हुआ क्या, जैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, रशिया में क्या समाजवादी विचारधारा प्रेवलेंट हुई। जर्मनी देखा कि रशियन जो है वो भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो 1939 मैंने लिखवाया, उन्होंने शांति समझौता आपस में साइन किया कि देखो हम एक दूसरे पे वॉर नहीं करेंगे, और एक काम करते हैं, नया नया ताजा ताजा पोलैंड बना हुआ है, इसके ऊपर हमला करते हैं और हाफ हाफ जो भी टेरिटरी आएगी आपस में बांट लेंगे। दोनों बांट लिए, अभी बांटने जा रहे थे, हमला हुआ, ठीक है ना। तो पोलैंड ने क्या किया, सिक्योरिटी के लिए तुरंत किसको बुलाया? यूके एंड फ्रांस को। यूके एंड फ्रांस क्या जर्मनी से तुरंत युद्ध के चीजों में लग गए। अब दिक्कत कहां पे हुई ना कि यहाँ पे और यूके और फ्रांस की और क्या दिक्कतें थी कि जापान जो था एक इमर्जिंग इकोनॉमी था। इस समय जापान जो था वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी था, और ये सपोर्ट कर रहा था किसको? जर्मनी और इटली को, ठीक है ना। ये तीनों एक साथ हो गए। अब जापान के साथ क्या दिक्कतें थी कि क्योंकि ये कॉलोनियलिज्म बढ़ा रहा था चाइना की तरफ, चाइना से फिर इंडिया की तरफ जाता, कंबोडिया वगैरह उधर वियतनाम वगैरह के एरिया में जापान बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को देखते हुए क्या हुआ ना, यूके और फ्रांस जापान वगैरह, जापान से भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। और क्या हुआ ना, जापान के इसी ग्रोथ के पीरियड में ही ना जापान और रशिया का एक युद्ध हुआ था, जिसमें जापानीज ने रशियंस को हरा दिया था। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री पे डाला था कि आपकी छोटा देश भी बड़े मुल्क को हरा सकता है अगर जो वो उसके वेपन सिस्टम अच्छे हो, अगर जो उसकी कूटनीति अच्छी हो, सैन्य कार्रवाई जो करने की जो तरीका हो वो बेहतरीन हो, तो एक छोटा मुल्क भी बड़े मुल्क को हरा सकता है। रशियन की सुप्रीमेसी टूट गई। उसके बाद दिक्कत क्या हुई ना, जर्मनी लास्ट में दिक्कत गड़बड़ क्या कर दिया कि जर्मनी क्या कर दिया, 1941 में जाकर के रशिया के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है ना। 1941 में जर्मनी ने क्या किया, रशिया के ऊपर हमला कर दिया। रशिया भड़क गया, वापस आकर के ज्वाइन कर दिया किसको? इधर यूके और फ्रांस को, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जापान देखा उसकी इतनी ज्यादा पावर एक्सपैंड होने लगी, धीरे धीरे वो इतना ज्यादा समृद्ध होता चला गया कि जापान ने क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया, पूरा एक बेस नेस्तो नाबूद कर दिया। जापान की इस इंटेंशंस को देखते हुए अमेरिका ने क्या किया, तत्काल वहां पे प्रभावी हमला किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम ड्रॉप कर दिया, और यूएस से एक सुपर पावर बनकर के वहां से निकला। तो वर्ल्ड वॉर 2 की यही कहानी है, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध और विश्व युद्ध 2। उन्नीस सौ उनतालीस में हम लोगों ने संधि साइन कर ली, ठीक है ना, जर्मनी और रशिया ने। फिर आगे देखिए, 1939 में रूस ने पूरब की ओर से पूरब की ओर से और जर्मनी ने पश्चिम की ओर से पोलैंड पर हमला किया। ठीक है, 1939 से 41 तक, 1939
39 से 41 तक यूएस द्वारा यूके और फ्रांस को आर्थिक मदद प्रदान करता रहा और युद्ध में समर्थन भी प्रदान करता रहा। उन्नीस सौ इकतालीस में जर्मनी द्वारा रूस पर हमला कर दिया गया। जर्मनी द्वारा रूस पर हमला कर दिया गया। रशिया ने तुरंत ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया। ठीक है, रूस ने जापान और फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया। इस युद्ध में जर्मनी से युद्ध करते हुए यूके और फ्रांस कमजोर पड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने यूएस से मदद की। गुहार लगाई। ठीक है, जापान द्वारा यूएस के पर्ल हार्बर पर हमला। जापान द्वारा यूएस के पर्ल हार्बर पर हमला। यूएस को द्वितीय विश्व युद्ध में लेकर आया। उन्नीस सौ 45 में यूएस और यूके फ्रांस और रूस विजयी सिद्ध हुए। और पोस्टडैम सम्मेलन किया गया। ठीक है, तो यहां तक तो स्टोरी होगी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, यूनाइटेड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन के निकल आया।
वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जीता कौन? यूएस, यूके, फ्रांस एंड नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आया, ठीक है ना। अब इन लोग की स्थिति क्या थी? ये दोनों की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, दोनों विश्व युद्ध लड़ करके ये लोग कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे? पावर अपनी कंप्लीटली कहां पे शिफ्ट कर रहे थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। अब क्या हुआ ना कि अब द्वितीय विश्व युद्ध तक ये सिनेरियो होने लगा था ना, जैसे कि डीकोलोनाइजिंग की उपनिवेशवाद के खिलाफ लोगों की विचारधाराएं जन्म ले रही, ठीक है ना। जब भी ऐसा हुआ कि यूरोप में होने लगी क्रांतियां, ठीक है ना, सारे के सारे देश अपने यहाँ क्रांति लेकर के आ रहे थे और एक नई विचारधारा का जन्म हो रहा था जिसे लोकतंत्र जाना गया। लोकतंत्र के अंतर्गत में कई सारी विचारधाराएं काम कर रही थी, जैसे कि साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, ठीक है ना। डिफरेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमें ये समझ में आया कि विश्व मंच पे कोई भी देश कम नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर एक देश आगे बढ़ सकता है। वुडरो विल्सन के हिसाब से क्या था? लीग ऑफ नेशन एक बनाया जाने वाला था, जिससे पूरा विश्व संचालित किया जाने वाला था। यूनाइटेड नेशन के नाम से उस चीज को नियुक्त किया गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा ना कि जैसे ही दो मेनली सुपर पावर निकल के आए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया। रशिया की हिस्ट्री क्या थी? रशिया की हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि पहले से ही बहुत ज्यादा मतलब वास्ट टेरिटरी है इसके पास, पहले से ही समृद्ध राष्ट्र था। यहाँ पे क्या जार रूल करते थे, जार वगैरह जो क्या थे ना, बहुत तानाशाह टाइप के थे, अपने इंटरेस्ट में काम करते थे। यहाँ के लोगों को लगा कि चारों तरफ क्रांति हो रही थी, यहाँ फ्रेंच में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को लाया गया। फिर यहाँ पे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटेन के अंतर्गत में। हमने देखा कि जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है, वैश्वीकरण होता है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से जुड़ती है, तो वहां पे हम देखते हैं कि मनुष्य पर्टिकुलरली कैसी लाइफ अपनी एंजॉय कर रहा है। तो वहां से राज्य की परिभाषा जन्म के है, ठीक है ना। नेशनलिज्म लोगों में जगह कि ठीक है, हमारी सोच एक जैसी है तो एक भूमि भाग लेते हैं और वहीं पे रहेंगे, और कोई भी हमारे से अगर जो संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करता है तो फिर हम युद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके आइडियोलॉजी डेवलप होने लगी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक साइड डेवलप हो रहा था, दूसरी साइड रशिया के अंतर्गत में क्या आया था? समाजवाद, और इधर क्या था? दो विचारधाराओं का जन्म हुआ, ठीक है ना। रशिया के अंतर्गत में रशियन समाजवादी पार्टी बनी, जो कि रशिया का यूनिफिकेशन करने लगी। यूनिफिकेशन के बाद ये क्या बन करके आया? यूएसएसआर, ठीक है ना। दो ग्लोबल वर्ल्ड पावर निकल करके सामने आई। चीजें यहाँ तक ठीक थी, ठीक है ना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सबको पता है कि अगर जो वॉर करेंगे हम तो नुकसान सबका होना है, ठीक है ना। जर्मनी की जो हालत हुई उसके बाद, ठीक है ना, हार्शास्ट ट्रीटी साइन किए गए, देश आपस में बैठे, ठीक है। उसके बाद एक नया कोल्ड वॉर निकल करके सामने आया, ठीक है ना। कोल्ड वॉर की पीरियड थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या कहना था कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी राज्य को चलाने का जो सबसे सुचारू तरीका है वो क्या है? पूंजीवाद है। आप मार्केट को फ्री करो, मार्केट अपने आप बढ़ेगा, रोजगार उत्पन्न होकर जीडीपी बढ़ेगी, देश भी समृद्ध होगा, आपके पास पैसे रहेंगे तो पैसे आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इधर यूएसएसआर है, अपने समाजवाद सोच को लेकर के कहा कि क्या पूंजीवाद के अंतर्गत में बेसिकली क्या है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ही आगे बढ़ रहा है, जो काबिल है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इंसानियत को अगर जो देखा जाए तो क्या जो कमजोर है उनको जीने का अधिकार नहीं है? उनको भी जीने का अधिकार है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो प्राकृतिक संसाधन को बराबर रूप से लोगों में बांटे, ठीक है ना। तो समाजवाद के अंतर्गत में यहाँ पे यूएसएसआर आया, ठीक है। यूएसएसआर यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे बहुत सारी तरीके की वॉर, इकोनॉमिक वॉर थी, कोल्ड वॉर के पीरियड में आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में क्या थी? वॉर ऑफ सुप्रीमेसी थी, ठीक है ना। कि कौन सा मुल्क है ज्यादा सुपर पावर, जिसकी सॉफ्ट पावर बहुत अधिक है, ठीक है ना। वर्ल्ड जो है उसकी बातें सुन रहा है और बहुत सारी चीजें जो भी वो कह रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी चीजें सुनी जा रही है। इसके अंतर्गत में क्या है ना कि जब पूंजीवाद विचारधारा का जन्म हुआ, ये देखा गया पश्चिमी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो इकोनॉमिक रूप से, मिलिट्री रूप से और उनकी विचारधाराएं पूरे के पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। क्यों? क्योंकि यूके और फ्रांस की कॉलोनीज जब देखी गई तो विश्व के लगभग हर एक कोने में
पाया गया। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे वो कॉलोनीज जाएंगे उनकी विचारधारा भी जाएगी। ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन किए हैं, उसकी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अभी भी प्रभाव दिखता है कि नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे न्याय व्यवस्था पे, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था पे आपको वहाँ का छाप मिल जाएगा। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हम लोगों ने फोर्स किया है, विश्व की क्या बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करके किया है। तो कोल्ड वॉर में बेसिकली क्या हुआ, इसके अंतर्गत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विजय सिद्ध हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यूएसएसआर का विघटन हो गया, ये कई टुकड़ों में बट गया। और वही कारण है, वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे रशिया को कहीं ना कहीं ये चीज आज भी खराब लगती है, जो कोल्ड वॉर में उसका हाल हुआ है, यूएसएसआर का विघटन रशिया के ऊपर अभी भी एक दर्दनाक वो है। तो इसी वजह से क्या हुआ, रिसेंट टाइम में यूक्रेन को अगर जो आप देखोगे, यूक्रेन पहले क्या था, रशिया का हिस्सा था, ठीक है ना। पहले क्या किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसएसआर का विघटन किया, ठीक है ना। विघटन करने के बाद एक एक करके उन मुल्कों को नाटो में ऐड करते जा रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो बेसिकली क्या है, ये एक्सपेंशन ऑफ नाटो नहीं है, एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। वो अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू रशिया को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। यहाँ पे दो ध्रुव बन करके आए। तो जब भी वर्ल्ड में क्या होता है ना कि आप जब देखोगे कोल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विजय सिद्ध हुआ, तो वर्ल्ड ऑर्डर में हर जगह वो बहुत सारी जगह अपनी तानाशाही की है। जैसे कि वियतनाम क्राइसिस आप देखोगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखोगे, वर्ल्ड ऑर्डर में अन्य सारी चीजें जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर जो एक ध्रुव होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपके सोसाइटी में आएंगी, ठीक है ना। लिख लीजिए, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर और दो ध्रुवीय शक्तियों का जन्म। विश्व युद्ध 2 के बाद, विश्व युद्ध 2 के बाद यूएस एक वैश्विक सुपर पावर बनके उभरा, एक वैश्विक शक्ति बनके उभरा। ब्रिटिश और फ्रांस आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुके थे। ठीक है। विश्व में संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का निर्माण हुआ। विश्व में संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का निर्माण हुआ। जिसमें यूएस, फ्रांस और ब्रिटेन को स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। उन्नीस सौ 1949 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया। हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जो कि अमेरिका के शक्ति प्रदर्शन का एक भाग था।
अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को अमेरिका ने पूंजीवाद विचारधारा को सराहा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी विचारधारा को लेकर यूएसएसआर अमेरिका के प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आया। जिसने 1949 में एटॉमिक बम बनाया 1949 में एटॉमिक बम बनाया और 1953 में हाइड्रोजन बम बनाया। हाइड्रोजन बम बनाया। इसके बाद यूएसएसआर ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया, और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया। इस प्रकार विश्व स्तर पर दो ध्रुवों का निर्माण हुआ। विश्व स्तर पर दो ध्रुवों का निर्माण हुआ, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। अब यूएसएसआर के विस्तारवाद को देखते हुए, ठीक है ना, अब यूएसएसआर क्या करने लगा, समाजवादी विचारधारा बहुत ज्यादा फैलने लगी। यूएसएसआर में मजबूत होने लगा, एटॉमिक बम उसने बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, स्पेस की बात होने लगी तो स्पेस में किसके रॉकेट पहले जाएंगे, स्पेस स्टेशन किसके रहेंगे, इसको भी लेकर के युद्ध दोनों के बीच में परस्पर होते रहता था। तो इसमें क्या था ना, इस युद्ध में क्या था, पर्टिकुलरली वेपन नहीं उठाए गए थे, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल वार था, कूटनीतिक एक युद्ध था, ठीक है ना। तो कूटनीतिक के रूप से अगर देखा जाए तो आगे जब इसमें बढ़ा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1949 में नाटो को बनाया, ठीक है ना। 1949 में अमेरिका को ऐसा लगा कि यूएसएसआर की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रही है, भविष्य में एक और विश्व युद्ध होने की संभावना है। तो अमेरिका ने ऐसे जो भी मुल्क थे जिनकी विचारधाराएं अमेरिका के साथ मिलती जुलती थी, जो रशिया के विपरीत सोचते थे, उन सारे मुल्कों को एक साथ किया और नाटो का गठन किया, ठीक है ना, नाटो को बनाया। इसी चीज को देखते हुए 1959 में यूएसएसआर ने वार्सा ट्रीटी बनाई, ठीक है ना, वार्सा संधि बनाई। उसने बताया जो भी हमारे लाइफ पार्टनर जितने भी, क्या था ना कि विश्व ना दो ध्रुवों में बट गया था, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। विश्व के जितने भी मुल्क थे, जितने भी देश थे, उनको ये सुझाव दिया गया या तो आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साइड हो जाओ या तो आप
यूएसएसआर के साइड में हो जाओ। जितने भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जो भी मुल्क ऐसे थे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनको नाटो के अंतर्गत में शामिल किया गया। अब क्या है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाटो के अंतर्गत में क्या बोला था कि ऐसी जो भी कंट्री रहेगी नाटो को जो भी ज्वाइन करता है, जो भी हमारा पार्टनर बनता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, अगर जो कोई भी मुल्क उसके सोवरेनिटी को यानी कि उसके संप्रभुता को खतरा पहुंचाना चाहता है तो ऐसे संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सामने आएगा और क्या करेगा, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ठीक है ना। तो इस चीज को देखते हुए ना बहुत सारे देश क्या किए थे, नाटो को ज्वाइन किए थे। यूएसएसआर देगा, अब क्यों, आइडियोलॉजी की बात थी, यहाँ पे हम अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना था। यूएसएसआर के अंतर्गत में भी यही सारी चीजें की गई। 1949 में इसने बनाया था, 1959 में इसने वार्सा पैक्ट, वार्सा संधि साइन की। इसमें भी बताया अपने जितने भी ऐसे मुल्क थे जितने भी आइडियोलॉजिकली या फिर आर्थिक रूप से जिस भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहें, अगर जो हमसे जुड़ते हैं, कोई भी मुल्क अगर जो इनके ऊपर हमला करता है तो ये हमला उस देश के ऊपर माना जाएगा और तुरंत रिटेलिएट किया जाएगा। अभी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में आप देखोगे इसी वार्सा पैक्ट के ही हवाले को देकर के आर्मेनिया है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान दो कंट्रीज हैं, दोनों के बीच में वॉर था। आर्मेनिया को रशिया ने क्या किया था, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, लेकिन रशिया के पास जब उसने सिक्योरिटी, जब अजरबैजान ने हमला कर दिया, वहां की बहुत सारे टेरिटरी को, राज्य क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, तो वहां पे रशिया से गुहार लगाई गई, लेकिन रशिया वहां पे मदद करने से मना कर दिया। ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वर्ल्ड लेवल पे ट्रीटीज को फॉलो नहीं किया जाता है, तो इसलिए एक ट्रीटी के बेसिस पे अपने आप को सुरक्षित समझना। जापान के मामले में अभी आप देख लीजिए, एक टाइम ऐसा था, मैंने आपको बताया कि जापान का इतिहास मैं बता रहा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, जापान में बहुत सारी एनर्जी की नीड्स थी, जापान अपने आप को इकोनॉमिकली और हर तरीके से डेवलप कर रहा था, और ऊर्जा के लिए वो कहाँ देख रहा था, चाइना की तरफ। तो जब भी जापान अपना एक्सपेंशन कर रहा था, अपना विस्तारवाद कर रहा था, उस समय पे उसने बहुत ज्यादा क्रूरता दर्शाई। ठीक है ना। बहुत सारे चाइनीज लोगों पे बहुत बर्बरिक तरीके से जापानी मिलिट्री हमला करती थी, उस एरिया को कब्जा करती थी और डिवास्ट करके छोड़ देती थी। ठीक है ना। अभी क्या है, आप चाइना की स्थिति देख रहे हो, वर्ल्ड में एक सुपर पावर है, चाइनीज इकोनॉमी ह्यूज है, ठीक है ना, वहाँ की मिलिट्री भी बहुत बड़ी है, ठीक है ना, ऑन पेपर ही सही चाइनीज है। तो वो अब देख रहा है जापान की क्या, चाइना हमारे ऊपर मिलिट्री थ्रेट है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था ना, जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें साइन किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान वगैरह सब बैठे थे, तो उसमें एक संधि बनी थी। जापान ने ये साइन किया था कि हम कभी भी मिलिट्री बिल्डअप नहीं करेंगे, हम अपनी कभी भी फोर्स मिलिट्री नहीं रखेंगे। लेकिन अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए जैसे कि पता चला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों को, वियतनाम को अपनी सेफ्टी प्रोवाइड करी थी, अफगानिस्तान को अपनी सेफ्टी प्रोवाइड करी थी, सीरिया में भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। तो वर्ल्ड लेवल पे इतनी ज्यादा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फेलियर्स को देखते हुए ये सारी कंट्रीज देख रहे हैं कि सिक्योरिटी अगर जो कंप्लीटली हम अमेरिका पे रिलायबल रहेंगे तो हमें अमेरिका सुरक्षित नहीं रख पाएगा। वो वाले अमेरिका की बात अलग थी कि जब अमेरिका एक बार बोल देता था तो वर्ल्ड ऑर्डर पे कंट्रीज को उसकी सारी बातें माननी पड़ती थी। इस समय सारी कंट्रीज अपने हिसाब से पॉलिसी फॉर्म कर रही हैं। ठीक है ना। तो आप जिस भी देश से अपना रिश्ता बना रहे हो, कूटनीतिक रिश्ता बना रहे हो, मिलिट्री रिश्ता बना रहे हो, तो इस बेसिस पे आप करो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। हो सकता है ट्रम्प आएंगे तो वो इंडिया ओरिएंटेड रहेंगे, बिडेन आएंगे वो चाइना ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप पॉलिसी का फॉर्मेशन करोगे कि गवर्नमेंट चेंज होने पे भी आप दूर तक अगर जो सोचोगे तो आपके कंट्री को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये वर्ल्ड वॉर के समय में ये सारे दोनों अधिनियम सामने आए। वर्ल्ड जो है ना 2 ध्रुवों में बट गया। ठीक है ना। उसी समय नेहरू जी के गुट निरपेक्षता की बात आएगी। निरपेक्षता क्या होती है? आप कोई भी साइड नहीं ले रहे हो। पंथ निरपेक्ष है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिलीजियस मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसी तरीके से क्या हुआ, जब भी वर्ल्ड के पास मतलब ये ऑप्शन आया कि या तो आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की साइड में रहना है या तो यूएसएसआर के साइड में रहना है। ये फेज ऐसा था ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन होने लगा था, उपनिवेशवाद के विरोधी आने लगे थे। तो ऐसा कहा जाने लगा कि जितने भी मतलब ताजा नए मुल्क आजाद हुए थे, जैसे चाइना की आप बात करोगे, इंडिया की आप बात करोगे, और मतलब बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको फ्रांस और यूके खाली करके जा रहे थे।
ठीक है ना। इसी समय ये दोनों सुपर पावर बन के उभर रहे थे जब ये कमजोर होते जा रहे थे। यूके और फ्रांस अपने कॉलोनाइज कर रहे थे अपने आप को, बहुत सारा विरोध। अब जाहिर सी बात है इंडिया में आप हिस्ट्री पढ़े ही हो, हमारे भी लोग जागे, खून खौला, हम भी क्रांति वांति किए, फिर जाकर के हमको आजादी प्राप्त हुई। तो ये जब कॉलोनियां खत्म हुई ना तो ये धीरे धीरे कमजोर हो गया, ये मजबूत होता चला गया। ठीक है ना। अब यूएसए कॉलोनीज नहीं बना सकता था, डिप्लोमेटिक वार करता था। ठीक है ना। डिप्लोमेटिक वार के अंतर्गत में वो अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाता था। और यूएसएसआर कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ ना कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना दिया, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें सिर्फ एक महाशक्ति है। ठीक है ना। जब दो महाशक्तियां रहती हैं तो आपको कम से कम एटलीस्ट एक दूसरे को देखना पड़ता है, लेकिन ऐसे क्या है आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हो। ठीक है ना। अगला हेडिंग कर लीजिए। कोल्ड वॉर एंड हॉट वॉर। कोल्ड वॉर एंड हॉट वॉर। ठीक है। 1945 से 1988 तक। से 1988 तक। इसके अंतर्गत में क्या हुआ था 1954 में यूएस ने सीटों का गठन किया। साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर लिख लीजिए। सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फिलीपींस, और पाकिस्तान। 1957 में 1957 ANJUS का गठन हुआ। ANJUS का गठन हुआ जिसमें जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस गठबंधन सदस्य शामिल थे। ठीक है।
अगला हेडिंग डाल लीजिए, चीन में साम्यवाद का जन्म। चीन में साम्यवाद का जन्म। अठारह सौ तक जो थे ब्रिटिश, ये पूरी तरीके से इंडिया पे कब्जा लगभग कर चुके थे। 1800 तक मतलब इनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लगभग फैलने लगा, ठीक है ना। इसके पहले चाइना को जब आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे मिंग डायनेस्टी का बोलबाला था, ठीक है ना। उसके बाद लोकल साइंस किंग डायनेस्टी बनी, ठीक है ना। ये जब डायनेस्टी बनी ना, ये साम्राज्य जब बना, ठीक है ना, तो उस समय क्या हुआ था ना, ब्रिटेन को ये लोग बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। पहले क्या था, हमारे यहाँ राजतंत्र ही था, जब भी आप देखोगे तो 1644 की बात है जब से किंग डायनेस्टी वहाँ पे स्थापित हुई थी। वो साउदर्न चाइना के लोग थे, वहाँ के जनजाति के लोग थे, जिन्होंने राजा को डिथ्रोन करके अपनी डायनेस्टी, अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। और क्या था ना, इनकी पॉलिसी जो थी ना, वो चाइना को क्लोज पॉलिसी में रखते थे, बहुत ज्यादा अपना फॉरेन रिलेशन किसी देश के साथ बना करके नहीं रखते थे। इस वजह से चाइना की संस्कृति बहुत ज्यादा दिनों तक सेफ रही थी, ठीक है ना। चाइना में जो भी इस समय कल्चरल आप एडवांटेज देख रहे हो, इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे टाइम तक, लगभग 1800 तक ये लोग क्या कर रखे थे, एज ए क्लोज इकोनॉमी वर्क करते थे, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके रखे थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही ब्रिटिश इंडिया में अपना इस्टेब्लिश किए, मतलब अपना साम्राज्य की स्थापना की, तो ये लोग कोशिश किए चाइना, क्योंकि चाइना एक बहुत ही ज्यादा रिच सिटी था उस समय कल्चरली। अगर जो आप देखो सिल्क रूट, ठीक है ना, जो विश्व स्तर पे बहुत सारे देशों को जोड़ता था, आर्थिक रूप से चाइना मजबूत हुआ करता था, बहुत सारे पॉपुलेशन भी थी, मैन पावर भी थी, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ब्रिटिश क्या करने लगे ना, कि ब्रिटिश ने बहुत बार कोशिश किया कि चलो ठीक है, चाइना के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाते हैं। लेकिन चाइनीज में क्या था, किंग डायनेस्टी थी, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, वो देखी कि ऐसे ही व्यापार करने के लिए इंडिया में भी आए थे सब, ठीक है ना। लेकिन वो व्यापार नहीं, ये सब एक्सपेंशन करने लगे, हो सकता है हमारे साथ भी वही कर रहे हैं। तो ब्रिटिश की पॉलिसी फेल हो गई। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स कर क्या रहे थे ना, कि अपने कॉलोनिज्म में, मतलब अपने उपनिवेशवाद का संचार करने के साथ साथ वो लोग क्या, क्रिश्चियनिटी को भी फैला रहे थे, ठीक है ना। अपने धर्म का भी प्रचार कर रहे थे। और चाइनीज वगैरह जो थे वो अपने धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, इसलिए अपने अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा खोलने की महत्वता को नहीं ध्यान दिया। तो ये ब्रिटिशर्स वाले क्या किए कि वहाँ के चाइनीज जो भी मतलब युवा वगैरह थे, उनको ओपियम वगैरह, ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने लगे, वहाँ के युवकों को बर्बाद करने लगे। क्या अब जब भी क्या होता है ना, अब जैसे पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वो हमसे वॉर में जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। हमसे इकोनॉमिकली जीत सकता है? नहीं जीत सकता। किसी भी कंडीशन में, मतलब अगर जो साइंस एंड टेक के मामले में भी देखो, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में भी देखो, और मतलब इंटेलेक्ट के मामले में भी देखो, तो किसी भी तरीके से वो जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। वो जीतता कहाँ पे है? टेररिज्म के थ्रू, ठीक है ना। 10 लोगों को भड़का दिया कि जाओ, तो सिस्टम से जो भी हारे हुए लोग हैं उनको पकड़ा, उनको भड़का दिया कि जिहाद करो, तुमको जन्नत मिलेगी, ठीक है, भेज दिया आपके टेरिटरी में, आपको डिस्टर्ब कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी देश का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर क्या होता है? वहाँ की जो जवान पॉपुलेशन होती है वो। अभी इंडिया में 65% पॉपुलेशन यूथ है, फिर भी इंडिया बाहर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुशल नहीं है ना, डाइवर्टेड है, बहुत ज्यादा दिमाग उनका अस्त व्यस्त है। अब उस समय क्या हुआ ना, जो चाइनीज यूथ थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ट्रेडिशनली, क्योंकि कल्चर जब भी स्ट्रॉन्ग रहता है तो जो आपकी पीढ़ी आती है वो अच्छी आती है। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये सारे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम सब उसे ये ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशंस में ब्रिटिशर्स क्या किए कि वहाँ पे ड्रग्स और अफीम वगैरह ये सारी चीजें दे करके वहाँ के युवाओं को स्पॉइल करने लगे, वहाँ के युवाओं को खत्म करने लगे। ये सारी चीजें चाइनीज वगैरह देखे तो 1860 में क्या हुआ था ना, चाइना का ओपियम वॉर हुआ था, ठीक है ना। चाइनीज ओपियम वॉर हुआ था।
उसके बाद फिर ब्रिटिश क्या किए थे, बहुत ज्यादा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए थे वहां पे। हांगकांग जैसी सिटी उन्हें प्राप्त हुई, ठीक है ना। हांगकांग जो था चाइनीज से अब ब्रिटिश के आधिपत्य में आ गया था। और जो किंग डायनेस्टी थी, ठीक है ना, क्वीन डायनेस्टी थी, वो कोलैप्स कर गई, टूट गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर केएमटी पार्टी बनी। 1911 में क्या हुआ था ना, क्वीन डायनेस्टी जब ब्रेक हुआ, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने के बाद क्वीन डायनेस्टी ब्रेक हो गई। उसी समय क्या था, 1917 में आप देखोगे रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है ना। मैंने बताया था डॉक्टर क्या लिखवाया था, सैन सांड, वो भी इंस्पायर हुए थे और नेहरू जी भी इंस्पायर, क्या ही नाम रखते हैं, ठीक है ना। तो जब रशिया रिवॉल्यूशन हुआ था तो यहाँ के लोकल्स जो थे, विश्व में क्या था ना, उस समय प्रेस वगैरह बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव हो गए थे, ठीक है ना। इन सारी चीजों को देखते हुए प्रेस, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो था आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गया था 90s की 20वीं सदी में। तो फिर डॉक्टर सन ये सेन जो थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बनाया, ठीक है ना। उनकी प्रेरणा से, रशिया रिवॉल्यूशन से प्रेरित होकर के उन्होंने क्या बताया कि चाइना में समाजवाद को स्थापित करना चाहिए जो कि जनता के हित में कार्य करे। क्योंकि उन्होंने देखा जितनी भी किंग डायनेस्टी थी वो जब तक भी रूल करी वो चाइना को एक्सप्लॉइट कर रही थी, कंप्लीटली वो बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रही थी। फॉरेन पॉलिसी उनकी क्लोज थी, इसलिए फॉरेन से जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी विचारधारा हमारे पास आ सकती थी वो भी सीमित थी, और चाइनीज जो है ना बढ़ नहीं रहे थे, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो जाता है तो क्रांति होती है। क्रांति किस विचारधारा पे हुई, रशियन रिवॉल्यूशन पे। रशियन रिवॉल्यूशन में क्या था, समाजवाद और साम्यवाद। तो साम्यवाद को बढ़ाने के लिए वहां पे दो पार्टीज का गठन हुआ, ठीक है ना। लीडरशिप किसकी थी, माओ जेडोंग की, ठीक है ना। माओ जेडोंग बहुत इंपॉर्टेंट लीडर, चाइना को बनाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, पूरे चाइना को यूनाइट करने में। क्या हुआ ना, केएमटी और सीपीसी दो पार्टी का गठन हुआ, दोनों पार्टीज आपस में आए और सिविल वॉर हुआ, वहां पे गृह युद्ध हुआ, ठीक है ना। 1927 में गृह युद्ध हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जापान का मतलब उसी समय किस्सा था। जापान, मैंने बताया कि अपनी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए चाइना की तरफ देख रहा था। जब जापान अपनी एक्सपेंशन कर रहा था, विस्तारवाद कर रहा था, उसी समय इन पार्टीज का जन्म हो रहा था, केएमटी और सीपीसी, ठीक है ना। सीपीसी पार्टी जो था वो डॉक्टर सेन के ऊपर था, और ये जो दूसरी पार्टी थी सीपीसी, इसका लीडर कौन था, माओ जेडोंग, ठीक है ना। तो ये सारे लोग देखें कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अगर जो देख रहे हो तो वो अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं। क्वीन डायनेस्टी का जो रूलर है वो अपने हित के लिए कार्य कर रहा है, चाइनीज के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। और जनता को जागरूक करने के बाद वहां पे क्या हुआ कि ये दोनों पार्टी यूनाइट हुई, क्योंकि उनको जापान से आता हुआ एग्रेशन दिख रहा था। दोनों पार्टी यूनाइट हुई, जापान के सरेंडर करने के बाद जो केएमटी पार्टी थी उसको समर्थन दे रहा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो सीपीसी पार्टी थी उसको समर्थन दे रहा था कौन, यूएसएसआर। वर्ल्ड में मैंने बताया था उस समय दो ध्रुव हो गए थे। तो वर्ल्ड में जहां भी नई गवर्नमेंट बनती थी ना, ये दोनों की दोनों शक्तियां ये कोशिश करती थी कि जो भी गवर्नमेंट बन रही है वो हमारे फेवर में वर्क करे। आप समझ रहे हो ना। नेहरू की विचारधारा किससे प्रभावित थी, समाजवादी विचारधारा से, इसलिए हमारी आइडियोलॉजी जाहिर सी बात है यूएसएसआर की तरफ झुकी हुई थी। और इसी वजह से आप देखो ना, अभी मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सीटों का निर्माण किया था, उसका एक मेंबर पाकिस्तान भी था, है ना। पाकिस्तान था, पाकिस्तान के साथ मेंबरशिप क्यों किया, इंडिया को टैकल करने के लिए, है ना। जब भी एक विचारधारा के लोग, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस हमें बांट दिया गया, हम लड़ रहे हैं तब से। अगर जो दोनों मिलकर के अभी एक मुल्क होता, ये आतंकवाद वगैरह नहीं रहता, जम्मू कश्मीर का इशू नहीं रहता, हमारे में आपस में झगड़ा नहीं रहता, डिफेंस पे हमें उतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती जितना भी करना पड़ रहा है। इस तरीके से हम टू फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, इस तरह से एक साइड से तो फ्री होते हैं, है ना। चाहे पाकिस्तान की स्थिति क्या बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ये टू डिवाइड एंड रूल जाते जाते भी करके चले गए, आप समझ रहे हो ना। और ये चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर में डिप्लोमेसी हम ना जब भी जो भी नीति का निर्माण करते हैं ना, वो इस आधार पे करते हैं जो आज नहीं, आज से आने वाले 10 साल बाद इसकी क्या परिस्थिति रहने वाली है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या हुआ ना, 1949 में जब सीपीसी और केएमटी दो पार्टी बची ना। सीपीसी किसकी पार्टी थी, माओ जेडोंग की। माओ जेडोंग क्या किए, कंप्लीटली डोमिनेट किए, बोले युवाओं को एकदम आपस में आओ और जो भी मतलब ऐसी विचारधारा उनको उखाड़ फेंको, ठीक है ना। एक क्रांति लेकर के आओ, पूरे चाइना को आजाद करो। केएमटी पार्टी अकेले रह गई थी, सीपीसी उसका विरोधी था, तो केएमटी क्या कर दिया, भाग के कहां पे आ गया, ताइवान में। ताइवान की जो करंट कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो, ये केएमटी पार्टी और सीपीसी पार्टी के बीच की थी। वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखोगे जो अभी करंट में, अभी भी सीपीसी ये चाहता है क्या, ताइवान के ऊपर कब्जा करके उसको
अपने में शामिल कर लो, क्योंकि ताइवान भी इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो ये चाइना में साम्यवाद का पूरा स्टोरी था, ठीक है ना। मिंग डायनेस्टी थी, उनको हटा करके क्विंग डायनेस्टी आई, ठीक है ना। 1644 में उनका स्थापना हुआ, ठीक है। वो कौन थे? वो साउथ चाइना में रहने वाले कुछ जनजाति वाले थे। तो उन्होंने क्या 1820 शताब्दी तक 1800 तक लगभग बहुत ही आराम से शासन किया, वहां की व्यवस्था को क्लोज रखा, फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा ओपन नहीं किया, ठीक है ना। उस डायनेस्टी के अंत के बाद फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स वगैरह आए ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया के ऊपर कब्जा किए थे, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था कि नहीं, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा था। तो चाइना को भी कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिक्कत कहां पे आ रही थी चाइना को कॉलोनाइज करने में उनको? जापान के लिए। जापान का उस समय ताजा ताजा उदय हुआ था। जापान क्या चाहता था? अपनी ऊर्जा की आपूर्ति कहां से पूरी करे? चाइना को चारों तरफ से नोचने के लिए पड़े हुए थे लोग। तभी उसी में क्या हुआ था ना कि वहाँ के जो लोकल लोग थे, माओ जेडोंग थे, फिर डॉक्टर सेन ये थे, ये सारे लोग सामने आए जो कि चाइनीज के बारे में सोचने लगे। वो लोग बोले नहीं, रशिया को देखो। इसी तरह से क्या तानाशाही लोग थे, उनको हटाया गया। आज वहाँ के लोग सुखी जीवन बिता रहे हैं। हम भी सुखी हो सकते हैं, हम भी अपने अधिकार के लिए काम कर सकते हैं। एक ऐसे सरकार को बनाना होगा जो जनता के बारे में सोचे। तब फिर जनता ने साम्यवाद को बढ़ावा दिया। माओ जेडोंग वगैरह ऐसे लीडर सीपीसी और केएमटी दो पार्टीज बन के आई, जिन्होंने लोगों को यूनाइट किया, जापान का विरोध किया, उसके बाद चाइना को आजाद करवाया। केएमटी जो पार्टी थी वो ताइवान चली गई, और सीपीसी जो पार्टी थी वो चाइना में अभी करेंटली रूल कर रही है। जो ताइवान चली गई वो एक इंडिपेंडेंट नेशन काम कर रही है। रिपब्लिक ऑफ इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चाइनीज ये हिस्ट्री है, इसको लिख देते हैं। चीन में साम्यवाद का उदय। सोलह सौ 1644 में चीन के ऊपर मिंग साम्राज्य का आधिपत्य था। 1644 तक चीन में मिंग साम्राज्य का आधिपत्य था। में उत्तरी चीन के जनजाति चीन की दीवार को पार किया। चीन की दीवार को पार किया और क्विंग डायनेस्टी का निर्माण किया। अठारह सौ में ब्रिटिश द्वारा व्यापार के कई प्रस्ताव क्विंग साम्राज्य को दिया गया। मगर ब्रिटिशर्स के नियति को देखते हुए उन्होंने बंद विदेश नीति को चुना।
ब्रिटिश के द्वारा तिब्बत के मार्ग से गैर कानूनी तरीके से व्यापार को जारी रखा गया। जो कि 1860 में द्वितीय अफीम युद्ध का कारण बना। अठारह सौ 1860 में द्वितीय अफीम युद्ध का कारण बना। ब्रिटिश चीन को हरा दिए। और हांगकांग जैसे रणनीतिक जगह पर अपना आधिपत्य कायम किया। उन्नीस सौ 11 में क्विंग डायनेस्टी का अंत हुआ। क्विंग डायनेस्टी का अंत हुआ और चाइनीज लोगों ने KMT Kuomintang KMT में क्विंग डायनेस्टी का समापन हुआ और चाइनीज लोगों ने क्यूओमिंगटैंग पार्टी का KMT पार्टी का गठन किया। लीडरशिप किसकी थी, अध्यक्षता किसकी थी, लिख लीजिए चियांग काई शेक। वैसा ही है, क्या कर सकते हैं, चियांग काई शेक। ठीक है, ये KMT पार्टी के थे लीडर। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन, जिससे प्रेरित होकर के 1917 के रूसी क्रांति से प्रेरित होकर प्रेरित होकर 1920 में CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चीनी साम्यवादी पार्टी CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1920 में CPC का गठन किया। जिसके नेता थे माओ जेडोंग।
ठीक है ना। आप देख लो ना, दो पार्टीज बन के आई, यहाँ पे KMT थी और एक CPC थी, दोनों की विचारधाराएं आपस में थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है ना। और जापान क्या था ना, बेसिकली इसी समय जापान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, चाइना की तरफ देख रहा था, देखा दो पार्टी बन गई हैं, ठीक है ना, दोनों में आपस में नहीं पट रही है, दोनों के बीच में गृह युद्ध हो गया। इसी चीज का फायदा उठाया जापान, और जापान उनके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है ना, इस गृह युद्ध का फायदा उठा करके। लिख लीजिए, KMT और CPC की विचारधारा भिन्न थी। KMT और CPC की विचारधारा भिन्न थी। परंतु जापान के विरुद्ध दोनों एक साथ मिलकर कार्य करने लगे। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करने लगे। 1927 में चीन में एक गृह युद्ध हुआ। चीन में गृह युद्ध हुआ, जिसका लाभ जापान ने उठाया, जिसका लाभ जापान ने उठाया, और चीन पर हमला कर दिया। उन्नीस सौ 1935 में जापान ने जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, और 1937 में पुनः चीन पर हमला कर दिया। और 1937 में पुनः चीन पर हमला कर दिया। ठीक है, CPC और KMT पार्टी ने एक साथ मिलकर जापान को हराया। एक साथ मिलकर जापान को हराया, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद CPC को USSR का समर्थन मिला। CPC को USSR का समर्थन मिला, और KMT को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, या फिर अमेरिका का, KMT को अमेरिका का। ठीक है, 1949 में CPC ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को बनाया, जो कि एक साम्यवाद देश के रूप में उभरा। और KMT पार्टी ताइवान में जाके रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। ठीक है, CPC पार्टी पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाई थी, पीपुल
रिपब्लिक ऑफ चाइना और KMT रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है ना। इस तरीके से चाइना और ताइवान का जो अभी करंट सिनेरियो आप देख रहे हो, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में इस प्रकार का है। आज के लिए इतना रहने देते हैं।